हेलो एवरीवन। तो पिछले लेक्चर में हमने यंत्र की बात की थी। इस लेक्चर में हम शस्त्रों के बारे में बात करेंगे। तो जैसे हमने यंत्रों को बहुत सारे निमोनिक्स के थ्रू इजीली समझा था, उसी तरह से हम आज शस्त्रों को समझेंगे और आपके लिए इसमें भी बहुत सारे निमोनिक्स मिलेंगे। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा और साथ में आपको ये भी पता चलेगा कि आपको उपयंत्र और अनुशस्त्र इसको कैसे याद रखना है। तो लास्ट तक देखना बिल्कुल मत भूलना। चलो फिर विदाउट एनी फर्दर डिले हम शस्त्रों को स्टार्ट करते हैं। तो शस्त्र यानी कि शार्प इंस्ट्रूमेंट्स। यंत्र क्या थे? ब्लंट इंस्ट्रूमेंट्स। शस्त्र क्या है? शार्प इंस्ट्रूमेंट्स। शस्त्रम ही शरीर हिंसकमिति, यानी कि जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हमारे बॉडी टिश्यूज को इंजरी या फिर हार्म करते हैं उसे हम कहते हैं शस्त्र। जबकि यंत्र क्या थे? तो जिन भी इंस्ट्रूमेंट से हम शल्य को बाहर निकालते हैं उसे हम कहते हैं यंत्र। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस याद रखना। फिर इसके बाद हम आते हैं नंबर्स पे। तो आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग टोटल नंबर है 20 और आचार्य वाग्भट के अकॉर्डिंग टोटल नंबर है 26। अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो इसके लिए एक ट्रिक बनेगी। तो डेन नाम का कोई लड़का है, DEN करके कोई लड़का है जो कि टॉपर है और वो पहले MBA करेगा, उसके बाद SUV लेगा। ठीक है, तो डेन सिंपल है। तो D से तुम्हें याद रखना है दंत शंकु, फिर E से एशनी, N से आ जाएगा नक्षत्र, डेन हो गया टॉपर है। तो T से तुम्हें याद रखना है त्रिकूर्चक और MBA करके तो M2 है। ठीक है, M2 मंडलाग्र और मुद्रिका, फिर M2 B2। B से तुम्हें याद रखना है बड़ीश और दूसरा है ब्रीहिमुख, फिर A4 आरा, अर्धधार, आटीमुख और चौथा अंतर्मुख। ठीक है, MBA करके K3 है तो यहाँ पे हो जाएगा करपत्र, फिर कुशपत्र और कुठारिका। ठीक है, करके SUV लेगा तो S2 से आ जाएगा तुम्हारा सूची और शरारी मुख। ठीक है, U से उत्पल पत्रक और V2 यानी कि वृद्धि पत्र और लास्ट कौन सा है? वेतस पत्रक। तो ऐसे करके तुम्हें 20 के 20 नाम याद हो जाएंगे। अब हम आगे बात करते हैं कि जो आचार्य वाग्भट है उन्होंने 6 कौन से एडिशनल बताए हैं। तो उनका है सर्पमुख, लिंगनाश वेदनी शलाका, खज, कूर्च और कर्तरी और साथ में कर्ण व्यधन शस्त्र। तो ये 6 उन्होंने एक्स्ट्रा बताए हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो शस्त्र है उसके मेनली 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो उसका हैंडल और दूसरा उसका ब्लेड। हैंडल को हम वृंत कहते हैं और ब्लेड को फल कहते हैं, जो कि उसके शार्पनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब इसके बाद जितने भी शस्त्र हैं हम उनके बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में देखते हैं ताकि हम एग्जाम में क्या लिखना है ये पता रहे। तो हम इतना डिटेल में हमें नहीं जानना होता है, इनके जो पिक्चर्स हैं हम उससे समझते हैं। तो पहला है मंडलाग्र। तो नाम से ही पता चल रहा है कि जिसका अग्रभाग मंडल यानी कि सर्कुलर स्ट्रक्चर में हो। ठीक है, तो ये कॉनकेव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, अपने यूज़ के हिसाब से ये देखा जाता है। ठीक है, अब इसका यूज़ क्या करते हैं? तो छेदन और लेखन के लिए करते हैं। अब ये छेदन लेखन क्या है? तो ये शस्त्रों के कर्म है जो कि टोटल 8 होते हैं। इसको हम 6 चैप्टर में पढ़ेंगे, शस्त्र कर्म वाले चैप्टर में डिटेल से इसको समझेंगे। तो अभी के लिए बस नाम याद कर लो कि इसका यूज़ छेदन और लेखन के लिए होता है। इसके लिए भी हम बाद में लास्ट में टेबल बनाएंगे कि कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सा काम करता है। अभी के लिए बस याद कर लो कि मंडलाग्र के आगे वाला पार्ट में सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है। सेकेंड है करपत्र। कर का मतलब होता है हाथ। तो आचार्य का कहना है कि जो हाथ की उंगलियों के समान दिखता है और टेढ़ा मेढ़ाकार होता है, आगे ये सेरेशंस बने होते हैं। ठीक है, तो ऐसे जिसमें भी सेरेशंस बने होते हैं उसको हम लोग करपत्र बोलते हैं। और इसका यूज़ क्या है? तो अस्थि छेदनार्थ यानी कि बोन कट करने के लिए जिसका हम यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं करपत्र। फिर नेक्स्ट है वृद्धि पत्र। तो आपने DG में जब प्रतिनिधि द्रव्य पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपको रिद्धि और वृद्धि नाम के 2 ड्रग्स आए होंगे। तो जो वृद्धि नाम की वनस्पति है उसके पत्तों के जैसा जो इंस्ट्रूमेंट रिजेंबल करता है उसको हम लोग बोलते हैं वृद्धि पत्र। ठीक है, और इसका काम क्या होता है? तो छेदन और भेदन का काम होता है। फिर आते हैं हम लोग नखशस्त्र। तो हम लोग इसको कोरिलेट कर सकते हैं, आज के टाइम पे जो नेल कटर है उससे हम कोरिलेट कर सकते हैं नखशस्त्र को। ठीक है, और इसका यूज़ हम लोग छेदन के लिए करते हैं, यानी कि वहाँ पे इंसिजन लगा के और कट आउट। अब उसके बाद आते हैं हम लोग मुद्रिका। तो आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो मुद्रिका है वो मंडलाग्र और वृद्धि पत्र इन दोनों से रिजेंबल करता है। साथ में मुद्रिका मतलब अंगूठी भी होता है। तो जिस भी इंस्ट्रूमेंट को हम लोग अपने तर्जनी उंगली के अग्रभाग में पहनते हैं और फिर यूज़ करते हैं उसको हम लोग कहते हैं मुद्रिका। इसका जो मेन यूज़ होता है, जो हमारा ओरल कैविटी या फिर कंठ और मुख से अगर कोई व्याधि है तो वहाँ पे छेदन और भेदन करने के लिए यूज़ होता है, कंठ और मुख के आसपास में। ठीक है, नेक्स्ट है उत्पल पत्रक। उत्पल मतलब होता है कमल। तो कमल के पत्ते के जैसा जो दिखता है उसको हम लोग बोलते हैं उत्पल पत्रक और इसका यूज़ हम लोग छेदन भेदन के लिए करते हैं। ठीक है, फिर आता है अर्धधार। तो नाम में ही है कि आधा भाग ही धार रहेगा और आधा भाग जो है वो नहीं रहेगा। तो अर्ध भाग में यानी कि अर्ध भाग धारदार है। ठीक है, इसका यूज़ हम लोग करते हैं छेदन और भेदन के लिए। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं जो कि सूची।
तो सूची का यूज़ सीवन कर्म करने के लिए यानी कि सूचरिंग करने के लिए किया जाता था। उसके बाद है कुशपत्र। तो कुश एक पंचमूल का पार्ट है। अब वो कौन सी पंचमूल में आता है ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो जो कुश के पत्तों जैसा रिजेंबल करता है उसे हम कहते हैं कुशपत्र, और इसका यूज़ क्या था, रक्त विश्रावण के लिए यानी कि ब्लड लेटिंग के लिए। उसके बाद है आटीमुख। तो आटीमुख क्यों नाम है, तो बगुले के मुख जैसा होने की वजह से इसे आटीमुख कहते हैं और इसका काम भी ड्रेनेज करना ही होता है। फिर है शरारी मुख। तो शरारी एक पक्षी का नाम है, उसकी चोंच बहुत लंबी होती है, इस वजह से उसके रिजेंबल करने की वजह से इसको हम लोग शरारी मुख कहते हैं और इसका काम भी विश्रावण करने का ही होता है यानी कि ड्रेनेज करने का होता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं अंतर्मुख। तो अंतर्मुख नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें जो धार भीतर की ओर यानी कि अंदर की ओर होती है उसे हम कहते हैं अंतर्मुख, और इसका काम भी विश्रावण के लिए ही है। उसके बाद है त्रिकूर्चक। तो कूर्च यानी कि नुकीले चीज़ें, तो जिसमें 3 कीलें लगी होती हैं, कूर्च लगे होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं त्रिकूर्चक, और इसको भी विश्रावण के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद है कुठारिका। तो कुठारिका से अभी के टाइम का जो एक्स है उससे रिजेंबल कर सकते हैं आप। इसका यूज़ क्या करते थे, तो अगर कोई अस्थि पे जो सिरा है अगर उसको वेधन करना है यानी कि बोन के पास अगर कोई पंक्चर करना है तो उसके लिए हम लोग कुठारिका का यूज़ करते थे। फिर है व्रीहिमुख। तो व्रीहिमुख क्यों, क्योंकि व्रीहि एक तरह का चावल है, तो चावल के दाने के आकार का होता है इसका मुख, इस वजह से इसे व्रीहिमुख कहा गया है। और इसका यूज़ किस लिए करते थे, तो अगर कोई उदर रोग है या फिर विद्रधि है तो उस टाइम पे वेधन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता था। फिर नेक्स्ट है आरा। तो आरा शस्त्र में क्या होता है कि चर्मकार जो चमड़े का काम करते हैं उनके शस्त्र के जैसा होने की वजह से इस शस्त्र को आरा कहा गया है। फिर इसका यूज़ क्यों करते हैं, तो अगर कोई शोथ है तो उसकी पक्व या फिर अपक्व अवस्था को डिसाइड करने के लिए हम लोग आरा शस्त्र का यूज़ करते हैं। इसमें जो कर्णपाली है मतलब कि हमारे जो लब्यूल्स है, ईयर लब्यूल्स, उसको वेधन करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते थे। फिर है वेतसमुखी। तो वेतस बांस को हम लोग बोलते हैं वेत, तो उसके पत्तों के जैसा आकार होने की वजह से इसे हम लोग वेतस पत्र कहते हैं। ठीक है, अब इसका यूज़ क्यों करते थे, तो इसका यूज़ भी हम लोग वेधन के लिए ही करते थे। फिर नेक्स्ट आता है बड़ीश। तो जो बड़ीश है, बड़ीश का मतलब क्या होता है, मछली पकड़ने का जो फंदा होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो हुक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है उसी टाइप का, तो मछली पकड़ने वाला जो फंदा होता है उसी के समान आकृति होने की वजह से हम लोग बड़ीश यंत्र कहते हैं। इसका यूज़ आहरण कर्म के लिए होता था। आहरण का मतलब होता है एक्सट्रैक्शन। फिर है दंत शंकु। तो दंत शंकु का यूज़ दंत शर्करा या दंत कपालिका जैसे अगर रोग होते हैं तो उसके निर्हरण के लिए होता था या फिर लेखन कर्म के लिए भी किया जाता था। फिर है एषणी। तो एषणी का यूज़ अगर कोई नाड़ी व्रण है तो उसकी गति या डायरेक्शन चेक करने के लिए होता था। इसमें जो आचार्य वाग्भट है उन्होंने 2 टाइप बताया है, एक तो गंडूपदमुखी, दूसरा है सूचीमुखी। वहीं अगर हम बात करते हैं आचार्य सुश्रुत की तो उन्होंने 3 टाइप बताया है। पहला क्या है कि तीक्ष्ण कंटक के समान मुख वाला होगा। दूसरा कि जैसे जो नया यव होता है उसके जब पत्ते आते हैं तो उसके पत्ते के जैसे होगा, और तीसरा गंडू पद्मुखी के समान। फिर अब हम बात करते हैं कि इसमें यहाँ पे टेबल दे रखी है कि इसके क्या क्या फंक्शन है, तो यहाँ से आप इजीली याद कर सकते हैं। जैसे कि जो मंडलाग्र और करपत्र है तो ये छेदन लेखन के काम आता है। वृद्धि पत्र, नक्षस्त्र, मुद्रिका, उत्पल पत्रक, अर्धधार, ये सभी जो है वो छेदन भेदन के कार्य आते हैं। तो यहाँ पे एक फंक्शंस बता रखे हैं सारे। अब हम मेजरमेंट्स की बात करते हैं। तो पहला है नख शस्त्र और एशनी शस्त्र। तो इसका मेजरमेंट बताया है 8 अंगुल। फिर आते हैं मुद्रिका। तो मुद्रिका के टाइम पे हमने पढ़ा था कि ये हम अपने तर्जनी यानी कि इंडेक्स फिंगर में पहनते हैं केवल अग्रभाग तक यानी कि टर्मिनल फेलिंग्स तक। तो यानी कि जितना टर्मिनल फेलिंग्स का मेजरमेंट होगा उतना ही इसका भी मेजरमेंट होगा। ठीक है, फिर है शरारी मुख। तो इसके टाइम पे मैंने बताया था कि शरारी नाम का एक पक्षी होता है जिसकी चोंच बहुत लंबी होती है। तो यहाँ पे जो सबसे लंबा हम शस्त्र देख रहे हैं वो है 10 अंगुल शरारी मुख शस्त्र, और बाकी जितने भी होंगे उनका जो मेजरमेंट है वो है 6 अंगुल का। अब हम बात करने वाले हैं क्वालिटीज़ ऑफ आइडियल शस्त्र। तो इसमें जो टोटल क्वालिटीज़ है वो 6 होती हैं, सेम एज द यंत्र। ठीक है, अब इसमें भी जो 5 है वो स से स्टार्ट होती है। कौन सी, तो सुग्रहाणी, सुलोहानी, सुधराणी, सुरूपाणी, सुसमाहित मुखाग्रणानी, और जो लास्ट है वो अकरालानी। कराल मतलब क्या होता है, भयंकर। अकरालानी मतलब भयंकर नहीं होना चाहिए। ठीक है, सुग्रहाणी मतलब क्या, कि उसका जो होल्डिंग है वो अच्छा होना चाहिए, कन्वीनियंट होना चाहिए, ताकि सर्जन जो है सर्जिकल प्रोसीजर्स को ईजिली परफॉर्म कर सके। फिर है सुलोहानी, मतलब कि उसकी जो मटेरियल क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए ताकि वो ना तो ब्रेक हो और ना ही बेंड हो ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसीजर। नेक्स्ट है सुधाराणी, यानी कि उसका जो एज है वो शार्प होना चाहिए ताकि अदर टिश्यूज़ को वो ज़्यादा डैमेज ना करे। नेक्स्ट क्या है सुरूपाणी, मतलब उसका अपीयरेंस वाइज वो अच्छा दिखना चाहिए, रस्टिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए उसमें। फिर है सुसमाहित मुख अग्राणी, यानी कि सम प्रमाण में उसका मुख और अग्र होना चाहिए, मतलब जितना नीडेड है उतना होना चाहिए। फिर उसके बाद है अकरालानी, जो कि हमने बात कर ली कि वो भयंकर नहीं होना चाहिए, हॉरिबल नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं डिमेरिट ऑफ द शस्त्र। तो इसमें जो टोटल डिमेरिट है वो टोटल 8 होते हैं। यंत्र में कितने थे, 12। यंत्र और शस्त्र दोनों के गुण कितने होते हैं, 6।
डिमेरिट कितने होते हैं, तो यंत्र के 12 और शस्त्र के 8। कर्म कितने होते हैं, तो जो यंत्र हैं उसमें टोटल कर्म 24 होते हैं और शस्त्र कर्म टोटल 8 होते हैं। कर्मों के बारे में हम आगे 6 चैप्टर में देखने वाले हैं। तो अभी के लिए हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से डिमेरिट होते हैं। तो 8 है, जिसमें से 4 आपको इजीली याद होने वाले हैं। कौन से? अति स्थूल, अति तुच्छ, अति दीर्घ और अति ह्रस्व। अति स्थूल का क्या मतलब हुआ कि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अति तुच्छ मतलब बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। अति दीर्घ बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। और अति ह्रस्व यानी बहुत शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब 4 कौन से रह गए, तो वक्र, कुंठ, खंड और खरधारम। 3 तो कैसे हो जाएंगे, कुंठ, खंड और खरधारम, और एक है वक्र। वक्र मतलब क्या होता है कि वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद होता है कुंठ, मतलब कि वो ब्लंट नहीं होना चाहिए, खुरदरा नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है खंड। खंड यानी कि ब्रोकन नहीं होना चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। फिर है खरधार, यानी कि उसका जो एज है वो खुरदरी नहीं होनी चाहिए, डेंटेट या सेरेटेड नहीं होनी चाहिए, क्लीन शार्प एज होना चाहिए। खरधार का एक एक्सेप्शन भी है जो कि है करपत्र। तो करपत्र पढ़ते टाइम हमने देखा था कि उसमें नीचे सरेशंस या फिर डेंटेट लाइक स्ट्रक्चर्स बने हुए थे, तो इस वजह से ये एक एक्सेप्शन में आता है। फिर बाकी हमने देख लिया। अब एप्लीकेबल शस्त्र, तो कौन से शस्त्र को यूज़ करना चाहिए, तो ऐसे शस्त्र जो कि इतने शार्प हो कि हेयर को भी स्लाइस आउट कर जाएं। ठीक है, हेयर को भी वो कट कर सकें और उनके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो प्रॉपर्ली फिक्स्ड होने चाहिए। तो ऐसे सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए ऐसे शस्त्र को यूज़ करते हैं। फिर अब हम बात करते हैं धारा प्रमाण, यानी कि थिकनेस कितनी होनी चाहिए। तो इसमें शस्त्र कर्म दिए हुए हैं, भेदन, लेखन, व्यधन, विश्रावण और छेदन। तो आचार्य सुश्रुत और वाग्भट का यहाँ पे मत दिया हुआ है। तो आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग भेदन का जो धारा होना चाहिए या धार प्रमाण होना चाहिए वो है मासुरी। ठीक है, फिर लेखन के लिए अर्धमासुरी दोनों ने ही बोला है। व्यधन के लिए दोनों का ही कैसे की है, विश्रावण के लिए भी कैसे की है। छेदन में डिफरेंस आता है कि छेदन में जो सुश्रुत है उन्होंने अर्ध कैसे की बोला है, वहीं पे वाग्भट ने मासुरी बोला है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि भेदन में आचार्य वाग्भट का कोई मत नहीं है, वहीं पे छेदन में उन्होंने अर्ध कैसिकी की जगह पे मासुरी बताया है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं शस्त्र पायना, यानी कि टेम्परिंग ऑफ शस्त्र। तो शस्त्र को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए हम लोग टेम्परिंग करते हैं। इसमें होता क्या है कि सबसे पहले हम लोग शस्त्र को रेड हॉट करते हैं, अग्नि तप्त करने के बाद हम उसे किसी लिक्विड में डिप कर देते हैं। अब इसी बेसिस पे 3 टाइप के पायना होते हैं, शार पायना, उदक पायना, तैल पायना। अब आचार्य सुश्रुत और वाग्भट का इसमें क्या मत है वो देखते हैं। तो सबसे पहला है शार पायना। तो अगर कोई एरो या फिर तीर है, शल्य है या फिर अस्थि छेदन के लिए यूज़ करना है हमें शस्त्र को, तो उसके लिए हम पहले शार पायना करते हैं। फिर सेकंड है उदक पायना। तो अगर कोई मृदु पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल मांस, वहाँ पे छेदन, भेदन या पाटन करना है तो उसके लिए हम करेंगे उदक पायना। अब थर्ड क्या है, तैल पायना। तो अगर कोई मृदुतर पार्ट है यानी कि उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर सिरावेदन करना है या फिर स्नायु छेदन करना है तो उसके लिए हम लोग तैल पायना करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं निशातन, यानी कि शार्पनिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। तो शार्पन करने के लिए एक स्टोन होता है स्मूथ, जो कि माश के कलर का होता है, यानी कि ब्लैकिश कलर का स्मूथ स्टोन होता है जिसपे कि रब करके और इंस्ट्रूमेंट्स को शार्प किया जाता है। शार्प करने के बाद हम उसे कहाँ रखते हैं, शालमली फलक में लपेट करके और रख देते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रिप्स। तो 3 टाइप के ग्रिप होते हैं, पेंसिल ग्रिप, फिंगर टिप ग्रिप और पाम ग्रिप। जब कोई शॉर्ट या फाइन इंसीजन करना हो तो हम लोग पेंसिल ग्रिप का यूज़ करते हैं, कोई लॉन्ग इंसीजन हो तो फिंगर टिप ग्रिप और स्ट्रॉन्गेस्ट, और जहाँ पे ग्रेटर प्रेशर रिक्वायर्ड होता है वहाँ पे पाम ग्रिप का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, यानी कि शस्त्र कोश। तो इसकी जो लेंथ बताइए वो है 12 अंगुल लेंथ होनी चाहिए और 9 अंगुल की विड्थ होनी चाहिए। फिर उसके बाद क्या बताया कि ये किस चीज़ से बना हुआ होना चाहिए, तो शोम यानी कि लिनन, लीव्स, वूल, सिल्क का होना चाहिए या फिर किसी भी सॉफ्ट लेदर का वो बना हुआ होना चाहिए। साथ में उसमें क्या होना चाहिए, शलाका होना चाहिए ताकि उसको बंद किया जा सके। फिर अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अनुशस्त्र, यानी कि अगर शस्त्र अवेलेबल नहीं है तो उसके अलावा क्या क्या चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं। तो टोटल इसमें नंबर बताए हैं जो कि है 14। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखो सबसे पहले तो हम कुछ चीज़ों को याद रख लेंगे, फिर जो चीज़ें रह जाएंगी उसके लिए हम ट्रिक का यूज़ करेंगे। ठीक है, अलग से क्यों याद करा रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें उपयंत्र में और अनुशस्त्र में सेम होती हैं, इस वजह से ट्रिक के चक्कर में कोई गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए इसको याद रखना ज़्यादा बेटर होगा। तो इसमें क्या क्या याद रखना है, जलौका, अग्नि और शारकर्म, ये तीनों साथ में याद रख लेना। हाँ, उपयंत्र में तुम्हें जलौका नहीं मिलेगा लेकिन अग्निकर्म और शारकर्म उसमें है। ठीक है, अलग से और क्या याद रखना है, बाल, नख और उंगली, ये 6 चीज़ें तुम शस्त्र में याद रख लेना। और यंत्र के लिए जलौका को छोड़ के जो 5 चीज़ें हैं उसको याद रख लेना, ये दोनों में कॉमन है 5 चीज़ें। अब अलग से जो चीज़ें रह गई हैं उसके लिए ट्रिक बनेगी ग्रेट टास्क। ठीक है, ग्रेट का जी हो जाएगा गोजी पत्र या फिर गोजीवा। ठीक है, अब टास्क का टी हो जाएगा त्वक्सार। फिर S3 और K3, एस से 3 चीज़ें कौन कौन सी, तो स्फटिका, फिर शाक पत्र और शेफालिका पत्र, ये 3 चीज़ें हो गई। ठीक है, अब K से 3 चीज़ें हैं, तो कांच, कुरुविंद और एक हो जाएगा करीर।
तो ऐसे करके हमने टोटल जो 14 अणुशस्त्र थे उसको भी याद कर लिया। अब हम अगर बात करते हैं उपयंत्र की, तो उसको भी हम देखते हैं। उपयंत्र को याद करने के लिए तुम याद रख लो क्रॉप शुभम। तो सी से हो जाएगा चर्म, आर से हो जाएगा रज्जु, पी से दो चीज़ें हैं पट और प्रवाहन, ठीक है। अब शुभम में आते हैं तो एस से दो चीज़ें हैं शाखा और स्टीवन। शाखा के साथ ही तुम्हें याद रखना है लता भी है, ठीक है। शाखा और लता और स्टीवन ऐसे तुम्हें याद रख लेना है, ठीक है। फिर आता है यू। तो यू से तो वैसे कोई चीज़ नहीं है, लेकिन वी और यू दोनों सिमिलर हैं, इस वजह से तुम्हें वी से दो चीज़ें याद रखनी है। कौन सी? तो पहला हो जाएगा वेदिका और जो दूसरा है वो है वस्त्र, ठीक है। वी से वेदिका और वी से वस्त्र। फिर बी से भेषज। एच से आ जाएगा हर्ष, जिसके बारे में हमने पहले भी इंपॉर्टेंट बताया था, तो एच से हो जाएगा हर्ष। ए से चार चीज़ें हैं, कौन कौन सी? अंतःवल्कल, अष्ठिलाशम, अश्वकंटक और लास्ट है अश्यकांत। फिर आ जाएगा एम। तो एम से तुम्हें याद रखना है मुदगर, ठीक है। तो ऐसे करके तुमने इतनी चीज़ें याद कर ली। अब उसके अलावा तुम्हें क्या याद रखना है? तो मैंने बताया था कि अणुशस्त्र जो है उसमें 5 चीज़ें कॉमन है, उसको ऐड कर दो। तो उंगली, और उंगली होती कहाँ पे है? तो हमारे हाथ पैरों में। तो इससे याद रखना है पाड़ी पाद तल, यानी कि पाम्स और सोल्स। फिर आ जाएगा नख और केश, यानी कि बाल, नख और उंगली, ये 3 आ गई। फिर उसमें शार और अग्नि ऐड कर दो, तो ये 5 चीज़ें इसमें और आ गई। अब बचते हैं 3 चीज़ें, कौन कौन सी? तो जिह्वा, दंत और मुख। तो ओरल कैविटी वाली जो चीज़ें हैं वो साथ में याद कर लो। तो इस तरह से तुम्हें सारे उपयंत्र भी याद हो जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आचार्य वाग्भट के अकॉर्डिंग कुछ एडिशनल अणुशस्त्र भी हैं। फॉर एग्जाम्पल सूर्यकांत, इसको स्किन कॉटराइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। फिर है कर्कश पत्र, समुद्र फेन, काउज ड्राई डंग, तो ये सारे लेखन के लिए यूज़ किए जाते हैं। फिर आगे क्या है कि जो हमने 5 चीज़ें बात की थी, शार, अग्नि, बाल, नख और उंगली यानी कि फिंगर, तो ये पांचों चीज़ों को क्या बोले? अणुयंत्र और अणुशस्त्र। अणुयंत्र और उपयंत्र दोनों एक ही बात है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर हम कुछ देख रहे हैं रिलेवेंट मॉडर्न शार्प इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि कुछ चीज़ों को कोरिलेट करके बताया है कि किसे हम शस्त्र बोलेंगे। तो पहला है सर्जिकल नीडल्स। इसमें भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग बेसिस पे। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है कि एग्जिस्टेंस ऑफ द आई है या नहीं, उस बेसिस पे ये जो ए ट्रॉमेटिक और ट्रॉमेटिक नीडल है इसका क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जो ए ट्रॉमेटिक होता है यानी कि वो टिश्यू डैमेज को कम करेगा या बिल्कुल ही नहीं करेगा। तो जो सुई धागा तुमने देखा होगा उसमें लास्ट में जो धागा डालने के जो स्पेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं आई। अब अगर वो आई वाला एरिया प्रेजेंट है तो जब वो स्किन में पंक्चर करेगा तो वो ज़्यादा डैमेज करता है, ठीक है। तो इसलिए अगर आई लेस है, मतलब आई नहीं है, तो उसे हम बोलेंगे ए ट्रॉमेटिक नीडल। इसमें क्या होता है कि जो सूचर मटेरियल है वो अटैच होता है नीडल से, अलग से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस वजह से जो ये है टिश्यू ट्रॉमा कम करता है, हाँ, लेकिन ये रीयूजेबल नहीं होता है। फिर है ट्रॉमेटिक नीडल। तो इसमें आई प्रेजेंट होता है और हमें जो सूचर मटेरियल है उसको चेंज करना पड़ता है, लेकिन जो नीडल है वो रीयूजेबल होता है। फिर आगे क्या है? फिर है सूचर कटिंग सीजर। इसमें जो हैंडल होता है वो थोड़ा सा ऐसे बेंड होता है या बीक लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिर इसके बाद आते हैं तो ये है शार्प सीजर्स। उसके बाद है बीपी हैंडल, यानी कि बार्ड पेकर हैंडल। इसमें हम लोग डिफरेंट साइजेस के सर्जिकल ब्लेड्स लगाते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। फिर इसके बाद हम बात करते हैं सर्जिकल स्टेपलर। तो अगर कोई बहुत लार्ज एरिया है जहाँ पे हैंड से सूचरिंग करना पॉसिबल नहीं होता या ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसके लिए हम लोग ये सर्जिकल स्टेपलर का यूज़ करते हैं। उसके बाद है गिगली सॉ। तो इसका यूज़ जो होता है बोन कटिंग के लिए या फिर एम्पुटेशन के केसेस में किया जाता है। अब इस चैप्टर का एसेंस क्या है? तो टोटल नंबर ऑफ यंत्र हमने देखा था 101। टाइप ऑफ यंत्र 6 थे, जिसमें कि स्वस्तिक यंत्र 24, संदंश 2, ताल 2, नाड़ी यंत्र 20, शलाका 28 और उपयंत्र 25 थे। यंत्र के कर्म कितने थे? 24। टोटल नंबर ऑफ शस्त्र 20 अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, और वाग्भट ने 26 बताए थे। अणुशस्त्र कितने थे? तो 14। फिर हमने धारा का प्रमाण देखा था अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सर्जिकल प्रोसीजर्स। फिर है पायना, यानी कि शार्पनेस को कैसे इंक्रीज करते हैं उसके लिए भी हमने 3 टाइप ऑफ पायना पढ़ी। फिर है शस्त्रकोश, यानी कि इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, जो कि आचार्य वाग्भट ने बताया है। तो ये सब चीज़ें हमने कवर कर ली। तो सेकंड चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू।